सुमति अय्यर की कलम से यूट्यूब चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी नमिता सज्जान सुंदर का यथोचित अभिवादन, स्नेहिल अभिवादन। आज सुमति अय्यर की रचनाओं की कड़ी में हम आपके सामने प्रस्तुत करने लाए हैं उनकी रचित कहानी विरल राग। विरल राग लड़कियों के भीतर की, या कह सकते हैं खुश लड़कियों के भीतर की उस इच्छा की कहानी है जिसे दूसरों को समझा पाना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अपनी ही रची हुई दुनिया में उनके जीने की ये आकांक्षा उनके लिए उतनी जरूरी होती है जितनी कि हमारे लिए, हमारे जीने के लिए हमारी सांसें। तो चलिए कहानी के विषय में अपनी राय को यहीं पर समाप्त करते हुए हम आपको सीधा जोड़ते हैं सुमति अय्यर की कहानी विरल राग से। कहानी लंबी है, इसलिए ये उसका प्रथम भाग है। हम लंबी कहानी को भागों में ही प्रस्तुत करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं कहानी विरल राग। सुमति अय्यर की कहानी विरल राग। उदास हो चला था कमरा, अंधेरा जैसे दबे पांव चला आया था। उजाले को हौले से सरकाता हुआ वो चुपचाप बैठी रही, अलसाई सी। मन नहीं हुआ था कि उठे और बत्ती जला दे। सामने की मेज पर शेखर का पत्र फड़फड़ा रहा था। बार बार फिसलते शब्द उस तक आते, वो जैसे उन्हें ठेल कर वापस लौटा देती। अंधेरे में हल्की सी फड़फड़ाहट सुनाई देती। अक्षरों की पहचान धुंधली होती जा रही थी। उनके अर्थ उस तक पहुंचते पहुंचते रास्ता भूलने लगे। वो चाहती थी कि अक्षर अंधेरे में कहीं खो जाएं, ठीक उसकी तरह खुद वो, उसका वजूद भी न रहे। ना हो ये अक्षर, ना हो उनके वे संप्रेषित अर्थ। उसे अच्छा लगता है यूं ही खुद भी अंधेरे का एक हिस्सा बन जाना, और उसके साथ ही सहसा तमाम अन्य चीजें भी अंधेरे का हिस्सा बनती जाती हैं, एक सुरक्षित हिस्सा बनती जाती हैं, एक थिगली भर। न उसके लिए कोई प्रश्न होते हैं और न ही किसी उत्तर की जवाबदेही का दायित्व उसे ढोना पड़ता। उसने खिड़की से बाहर देखा। तेज हवा के झोंके ने बादलों की वो हल्की परत भी बुहार कर साफ कर दी थी। शायद चांदनी धुएं की तरह धीरे धीरे पसर रही थी। अक्टूबर के दिन थे वे। शहर का धुआं यहाँ छतों पर नहीं मंडराता, इसीलिए चांदनी धुली और साफ लग रही थी। उसने खिड़की की सलाखों पर सिर टिकाकर ऊपर देखने की कोशिश की। चुप पत्तों वाला सिर्फ एक पेड़। हवा सरसरा उठी थी और हल्का सा झोंका अंधेरे में चला गया। पेड़ फुसफुसाने लगे। वो तमाम उदास निसंगता जैसे खत्म हो गई थी क्षणांश में ही। उसे अच्छा लगा कि उसकी निसंगता खत्म हो गई थी। दिन के उजाले में वो कुछ और ही हो जाती थी। हर रिश्ते की एक मांग होती है और मांग के अनुरूप शिकायतें भी। कई बार उसे लगता है कि वो जो कहना चाहती है या जो कुछ भी करना चाहती है, उसे वो उजाले में न कह सकती है न कर सकती है। अंधेरे में वो खो जाना चाहती है और ढूंढते रहना उसे अच्छा लगता है।
रिश्तों की पीड़ा भी जैसे गुम हो जाती है अंधेरे में। छोटी सी खिड़की से चांदनी के मायावी संसार को देखती रही। यही तो करती थी वो। शाम हुई नहीं कि वो बाग में जाकर बैठ जाती थी या फिर छत पर चली जाती थी पढ़ने के बहाने। फिर धीरे धीरे रंग बदलता आकाश, सिंदूरी, लाल, पीला, बैंगनी, तमाम रंग छिटक आते पश्चिमी आकाश में। एक स्याह रेखा उभरती धीमे से और धीरे धीरे कोहरे की तरह समूचे आकाश में जाल फेंक देती। फिर स्याह आकाश में तारे छिटक आते। वो उन्हें एकटक देखती, ढेरों कल्पनाएं पसरती। कभी तारों का झूला बनता, कभी चांदनी टहलती लगती, मुस्कुराकर पत्ते पत्ते को छूती हुई। मंत्रमुग्ध उस चांदनी के साथ हौले से डोलती वो। भीतर जैसे बादल का कोई टुकड़ा घुसा था, बूंद बूंद टपकता हर क्षण, और वो भीगती जाती हौले से प्रतिक्षण। और जब दोपहर की धूप अलसाई सी पसरती थी तो भी वो चुपचाप उड़ जाती थी। बाग में ऊँगते पेड़, पानी में सिर डुबोकर फुर्र से उड़ती चिड़िया, कहीं पेड़ों की शाखों से नीचे उतरती मचलती गिलहरियां, जाने कितना वक्त गुजर जाता। एक खूबसूरत संसार रचाता उसके इर्द गिर्द। कल्पनाओं की गांठ खुल जाती। धीरे धीरे बुने जाते फंदों की तरह कल्पनाओं का संसार घुलता जाता। उसे ये अच्छा लगता था, जैसे एक अच्छी पेंटिंग कर ले या फिर कोई खूबसूरत विरल राग सुन ले। एकदम परिचित रागों के बीच एक अपूर्व विरल राग। कल्पना के उस संसार में रिश्तों की पहचान भी जैसे बदलने लगती। कल्पना वाली अम्मा कलफदार साड़ी में ब्राउनिंग की कविता पढ़ती, बाऊ बात बात में कालिदास को कोट करते, और रविदा पूरे कैनवस पर डूबते सूरज के तमाम रंग उतार कर उसके सामने रख देता और कहता, पगली, यही है ना तेरा सनसेट, ढेर ढेर रंगों वाला। और वो चहक कर उसके गले में हाथ डालती और कहती, और भी खूब हैं, संगीत की तरह झरझर बहता झरना, हरे भरे पत्तों वाला जंगल, कुहासे से ढके पहाड़। रविदा फिल्मी अंदाज में उसके बालों को छितरा कर कहता, इतना लालच यशी। उसे अंधेरे में हिलते दरख्तों का साया कभी खौफनाक नहीं लगा। शाखों पर बैठे उल्लू की आंखें कभी भयानक नहीं लगी। सन्नाटे का भी एक संगीत था जो धीरे धीरे धुएं की तरह उठता, उसे घेर लेता, और वो बेसुध सी होती जाती थी, बिल्कुल बेसुध। एक अपूर्व राग फूट निकलता था, शब्दहीन राग। शेष जैसे सब कुछ फिसल जाता, बस वो राग उसके आसपास होता। पर फिर सहसा जैसे सब कुछ बेसुरा हो जाता। अम्मा का कर्कश स्वर रोक देता, कोई शऊर भी है लड़की को? शाम न दिया न बाती, बस छत पर चुड़ैलों की तरह बैठकर जाने क्या ताकती है लड़की। वो चौंक जाती, जैसे जंगल के घने अंधेरे में दुबकते जानवर यकायक रोशनी के चुंधियाते घेरे में आ जाए। वो सहम जाती और फिर मनुहार भरे शब्दों में कहती, अम्मा, देख तो काली साड़ी में ढेरों सीपियां, ला दोगी ना ऐसी साड़ी? उनके गले में बाहें डाल देती। माँ का चेहरा वैसा ही सख्त बना रहता। चल कल मुही, बौरा जाएगी किसी रोज, जाने कौन हवा डवा लग जाए, औरत जाट ठहरी।
वो हंस पड़ती अम्मा की चिंता पर। संगीत की वो लहरी एक बार जो थमती, फिर कहाँ जुड़ पाती। उसने पहली बार महसूस किया था कि अकेले रहने की खामोशी के बावजूद कुछ आवाजें होती हैं जो सपनों की तरह चुपचाप आती हैं उस अकेलेपन की नीरवता में, चुपचाप छू जाती हैं। एक कंपन सा होता है, जैसे कोई संकेत सा दे जाता है। माँ की झिड़की पर भीतर आते ही सब गड्डमड्ड होने लगता था। सीधे पल्ले की धोती में अम्मा, दफ्तरों की फाइलें निपटाते घुन्ना बाऊ, हर बात पर उस पर रौब गांठने वाला रविदा। ऐसे में कई बार वो तय कर डालती कि वो अकेली नहीं बैठेगी, नहीं सुनेगी वो स्वर लहरी। इस तरह अकेले में बुने गए सपनों और यथार्थ के बीच का वो फासला उसके लिए असहनीय होने लगता। कई बार अम्मा की झिड़कियों से तंग आकर हमउम्र सहेलियों के बीच वो बैठ जाती, पर जल्दी ही उकता कर उठना पड़ता। कपड़े, जेवर, रेसिपी, ये संसार उसके लिए अजूबा था, और वो खुद अजूबा थी उन लोगों के लिए। अकेली वो, शायद अकेली नहीं। एक भूली सी मुस्कुराहट झिझकती हुई उसके होठों पर तैर गई। सुमेधा तब थी उसके साथ। हाँ, सुमेधा। भूली यादों का परिंदा जैसे अचानक जिंदा हो उठा था और पंख फड़फड़ाने लगा। उन्हें पकड़ने के लिए वो चलने लगी थी। धीमे से हाथ बढ़ा दिया। वो एक निजी संसार था उन दोनों का। सुमेधा के आने के बाद वे दोनों साथ साथ जीने लगी थी, एक निजी संसार को जिसमें भागीदारी का दावा या वादा दोनों ने नहीं किया था, पर दोनों ने चुपचाप भीतर के उस हिस्से को एक तरंग में जिया था। अक्सर वे दोनों पढ़ाई के बहाने छत पर बैठा करती थी। नीले साफ आकाश को, थिगलियों वाले आकाश को देखती, बादलों के बनते बिगड़ते आकारों में ढेरों शक्लें ढूंढती, शाम की रंगीन आभा और रात का दबे पांव चले आना, अमावस की रात तारों का छितरना देखती, पूर्णिमा के गोल चांद की आभा देखती, फूले कदम्ब की महक को सांसों में भरती, बिजली के तारों पर दौड़ती बूंदों को देखती। गर्मी की उमस भरी शाम में शहर पर छाई पीली धुंध, कितना कितना कुछ होता था एक साथ महसूसने के लिए। शाम कितनी बार वे दोनों मंदिर के बहाने घाट पर जाकर बैठ जाती थी। जेब खर्च के रुपयों को जोड़कर नाव तय की जाती थी और नाव गंगा की धार में बह निकलती थी। घाटों की झिलमिलाती रोशनी, मंदिरों की घंटियों की आवाज में बहुत कुछ ढूंढती, मंत्रमुग्ध वे दोनों। गर्मी की रात में जागकर तारों को पहचानना हो या तेज बारिश की शाम भीगती हुई सुनसान सड़क पर चुपचाप चलना हो, वे दोनों ही होती थी। वो संसार था खूबसूरत, जिसे दोनों ने रचा था, या कि कुछ चीजों की खूबसूरती को आसपास रच लिया था। Let us content no more love. Strive not weep. All be as before. Love only sleep. सुमेधा ब्राउनिंग की पंक्तियां गुनगुनाती क्या, बस छेड़ देती थी अंधेरे में शब्दों को। नदी की भंवरों को छूकर अंधेरे में चलती हवा जैसे घुंघराली हो जाती थी और सारा वजूद जैसे गुम हो जाता। वो हल्की सी आवाज होती थी, या शायद आवाज भी नहीं, एक प्रवाह होता था जो धीरे धीरे शब्द बनकर टूटने लगता। शायद हवा के साथ महकी हुई सांस की मानिंद उस तक आते आते।
उस सांस को मुक्त करने के लिए वो भी छेड़ती थी। Be a god and hold me with thy charm. Be a man and fold me with thy arm. सुमेधा हंसती थी। मैं यानी कि मैं बन जाऊं पुरुष? चिल्लर किसी खिलखिलाहट लहरों पर बिखर जाती। चांदनी कुछ ज्यादा पीली है, ये उसका सवाल होता था अक्सर। पर उसे याद है उस दिन वे नहीं हंसे थे, न ब्राउनिंग की पंक्तियां ही गुनगुनाई थी, क्योंकि उन्हें एक यथार्थ मिल गया था। वे कॉलेज में नई थी, नेहा मैडम। यहाँ वे 2 माह पहले आई थी। उन दोनों का अंतिम वर्ष था एमए का। कॉलेज की चुप्पा कुछ कुछ उदास सी लेक्चरर, खुलता सांवला रंग, लंबे घुंघराले बाल, चेहरा जैसे बोलता था। दरअसल वे अलग लगी थी। अमूमन कॉलेज के अन्य अध्यापिकाओं के चेहरे एक से लगते थे, चेहरा सख्त। पर नेहा मैडम का चेहरा पारदर्शी था एकदम। भीतर का तमाम कुछ चेहरे पर झाई की तरह फैला, और उसी ने शायद उन दोनों को नहीं और भी लड़कियों को आकर्षित किया था उनकी तरफ। सुमेधा कहा करती थी कि वे जब हंसती हैं तब उनके शब्दों से ज्यादा उनकी उदास आंखें बोलती हैं। उसने भी पढ़ने की कोशिश की थी। धूप के पीले पत्तों की तरह उदास मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर चिपकी हुई, जैसे किसी ने कभी उसे चिपका दिया हो और वापस ले जाना भूल गया हो। उन्हें लगा था कि वे जो हैं वो नहीं। पुराने नोट्स देने के बहाने एक दिन दोनों ही पहुंची थी। बारिश की एक शाम अचानक ही। एमए करने के बाद के निरुद्देश्य से दिन थे वे। धुंधली सी शाम थी। वो अपने क्वार्टर की बालकनी में बैठी बरसात की बूंदों को देख रही थी। लगभग भीगी हुई थी, पर जाने किसे खोज रही थी उस बारिश में। आप तो भीग गई हैं मैडम, सुमेधा ने ही पहले कहा था। वे चौंकी थी और उन दोनों को देखा था। चिपकी मुस्कुराहट क्षणांश के लिए तितली बन गई थी। चेहरा बारिश में निखर आया था। अपनी ही खिली मुस्कुराहट में वे जैसे नहा गई थी। शायद वे समझ गई थी कि नोट्स तो बहाना है। शाम उनके साथ चाय पीकर वे लौटने लगी थी तो उन्होंने आते रहने का आग्रह किया था। आज की कड़ी में भाग 1 में विरल राग की भाग 1 में बस इतना ही। अगले भाग में भाग 2 में चलेंगे हम सुमेधा यशी का नेहा मैडम के साथ सफर, और देखेंगे कहाँ और कैसे किस दुनिया में ले जाती हैं इनकी सपनीली बातें इन्हें। धन्यवाद।